हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू स्टडी 26। और आज हम अपनी वीडियो का एक अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम इश्यूज एंड वर्ल्ड हिस्ट्री फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर और सिलेबस पहले ही देख चुके हैं। इसी के साथ साथ हम क्वेश्चन पेपर में से डिटेल का एक फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो फिर आज हम उसी क्वेश्चन पेपर में से सेकेंड जो क्वेश्चन है उसको डिटेल के अंदर जानेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का विश्लेषण कीजिए। सीधा सीधा पूछा है। अगर जहां पर भी आपको प्रथम विश्व युद्ध दिखे और कारण दिखे लिखा हुआ, समझ जाना कि आप वहां पे आपको प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही लिखने हैं और कुछ नहीं लिखना। जो एग्जामिनर होता है वो कितना भी क्वेश्चन को घुमाए, लेकिन जो मेन बॉडी होती है क्वेश्चन की, जो मेन उसका जो शब्द होता है वो अलग नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से। प्रथम विश्व युद्ध विश्व स्तर पर लड़ा जाने वाला प्रथम विनाशकारी युद्ध था। इसमें विश्व के लगभग सभी प्रभावशाली राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, रोमानिया तथा उसके सहयोगी राष्ट्रों और केंद्र शक्तियों जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की, बल्गेरिया इत्यादि के बीच हुआ। ठीक है बच्चा, इसके अंदर दो शक्तियां थी। पहली जो शक्तियां थी वो थी केंद्र की शक्ति, ठीक है। और जो दूसरी थी वो थी मित्र राष्ट्र, ठीक है। याद रखना बच्चा, ये दोनों ही से ही जो है बेस है पूरा ये प्रथम विश्व युद्ध का। कौन कौन सी कंट्रियां थी मित्र राष्ट्रों के अंदर? थी इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और रोमानिया और उसके सहयोगी राष्ट्र। और केंद्र शक्तियों में कौन कौन सी थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की, बल्गेरिया इत्यादि, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय और केंद्र शक्तियों की पराजय हुई, यानी कि जर्मनी सहित ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की, बल्गेरिया की पराजय हुई और इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, रोमानिया और उसके सहयोगी राष्ट्र जो है वो जीत गए, यानी कि मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। और केंद्र शक्ति क्या हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध में पराजित हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के कारण, प्रथम विश्व युद्ध के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। इसमें से निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण है या फिर कुछ इस प्रकार है। यूरोपीय शक्ति का संतुलन बिगड़ना, ये बच्चा हमारा सेकंड पॉइंट है। यूरोपीय शक्तियों का संतुलन बिगड़ना। 1871 में जर्मनी के एकीकरण के बाद यूरोपीय राजनीति में जर्मनी की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, परंतु बिस्मार्क के नेतृत्व में एक शक्तिशाली जर्मनी राष्ट्र का उदय हुआ। किसके नेतृत्व में? बिस्मार्क के नेतृत्व में। इससे यूरोपीय शक्ति का संतुलन बिगड़ गया। इंग्लैंड और फ्रांस के लिए जर्मनी एक चुनौती बन गया। इससे यूरोपीय राष्ट्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी। बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। गुप्त संधियों एवं गुटों का निर्माण। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात वहां के चांसलर बिस्मार्क ने अपने देश को यूरोपीय राजनीति में प्रभावशाली बनाने के लिए तथा फ्रांस को यूरोप की राजनीति में मित्रविहीन बनाए रखने के लिए गुप्त संधियां की, नीतियां अपनाई। उसने ऑस्ट्रिया हंगरी 1879 के साथ द्वैत संधि। बेटा ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना कि कौन से देश के साथ कौन कौन सी संधियां की गई। तो फिर देखिए, मैं दोबारा पढ़ती हूँ। यूरोप की राजनीति में मित्र विहीन बनाए रखने के लिए गुप्त संधियों की नीति अपनाई। और उसने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ कौन सी संधि की थी? 1879 में द्वैत संधि, जिसे ड्यूअल अलायंस भी कहा जाता है। रूस के साथ कौन सी संधि की थी? मैत्री संधि की थी, यानी कि ऐसी फ्रेंडशिप की संधि की थी, ठीक है। कब की थी? 1881 से 1887। इंग्लैंड के साथ भी बिस्मार्क ने मैत्रीवत संबंध बनाए थे। किसके साथ? इंग्लैंड के साथ भी। 1882 में उसने इटली और ऑस्ट्रिया के साथ मैत्री संधि की। फलस्वरूप यूरोप में एक नए गुट का निर्माण हुआ, जिसे त्रिगुट, ट्रिपल अलायंस कहा जाता है। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एवं इटली सम्मिलित थे। बच्चा ध्यान रखना, ट्रिपल अलायंस यानी कि त्रिगुट संधि के अंदर कौन कौन सी कंट्रियां थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। और इन्होंने कौन सी संधि की थी? ट्रिपल अलायंस यानी कि त्रिगुट संधि, ठीक है।
इंग्लैंड और फ्रांस इस गुट से अलग रहे। कौन कौन सी देश अलग रहे इस गुट से? इंग्लैंड और फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता। देखिए बच्चा, शत्रुता का मतलब आपको पता ही है, दुश्मनी। ठीक है, जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य पुरानी दुश्मनी थी। जर्मनी की एकीकरण के दौरान बिस्मार्क ने फ्रांस के धनी प्रदेश अल्सेस लॉरेन पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, जो ये अल्सेस लॉरेन जो प्रदेश था ना बच्चा, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तरीके से मान लीजिए यहाँ पर सब कुछ चीजें थी, जो भी फैसिलिटी होनी चाहिए सब, अच्छी जमीन थी, पानी की सुविधा अच्छी थी। ठीक है, और भी जो छोटी मोटी चीजें होती हैं एक शहर के अंदर जो होनी चाहिए, वो सब थी यहाँ पर, जिससे कि इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी ये जगह, खेती करने के लिए भी बहुत अच्छी थी, मतलब हर तरीके से प्लस पॉइंट था इसके पास। और जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था उस समय फ्रांस ने ना मतलब कि जो फ्रांस था उस पे अधिकार कर लिया था। मतलब बिस्मार्क ने फ्रांस के धनी प्रदेश, फ्रांस का प्रदेश था ये, कौन सा प्रदेश था? अल्सेंस और लॉरेन, अल्सेस और लॉरेन, बिस्मार्क ने क्या किया, उस पर कब्जा कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, मोरक्को में भी फ्रांसीसी हितों को क्षति पहुंचाई गई थी, इसलिए फ्रांस का जनमत जर्मनी के विरुद्ध था। जो फ्रांस का जनमत था, यानी कि फ्रांस की अधिकतर जनता जर्मनी के खिलाफ थी। ठीक है, ध्यान रखना बच्चा, रीजन मैंने आपको बता ही दिया है कि जर्मनी ने फ्रांस के एक बहुत ही धनी प्रदेश अल्सेस और लॉरेन पर कब्जा किया था। इसके अलावा मोरक्को के अंदर फ्रांसी हितों, यानी कि जो धार्मिक लोग होंगे वहाँ के, या फिर जो बाकी मतलब कि चीज़ें करते होंगे लोग, तो उनके हितों को जो है वो ठेस पहुंचाई थी। किन्होंने? जर्मन वासियों ने। किन लोगों को ठेस पहुंचाई थी? फ्रांसीसी लोगों को या फ्रांसीसी हितों वाले लोगों को। ठीक है, फ्रांस सदैव जर्मनी को नीचे दिखाने के प्रयास में लगा रहता था। दूसरी ओर जर्मनी भी फ्रांस को शक्ति विहीन बनाए रखने के लिए त्रिगुट समझौते किए। जर्मनी ने क्या किए? फ्रांस को शक्ति विहीन बनाए रखने के लिए त्रिगुट समझौते किए। ठीक है, बदले में फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध अपने सहयोगी राष्ट्रों का गुट बना लिया। भाई दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, वो वहां से उसको नीचे दिखाना चाहता है, और जर्मनी फ्रांस दोनों एक दूसरे को जो है नीचे दिखाना चाहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय तक जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता इतनी बढ़ गई कि इसने युद्ध को अनिवार्य बना दिया। यानी कि कहीं ना कहीं फ्रांस और जर्मनी जो है बहुत ज्यादा, इन लोगों ने इतना ज्यादा कर दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध तो होना ही होना था। वो बोलते हैं ना कि घड़ा भर जाता है, तो वही सीन यहाँ पर हो चुका था। दोनों कंट्रियां इतनी ज्यादा दुश्मन थे एक दूसरे की कि एक दूसरे की खुशी देख ही नहीं सकती थी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। तो इसका पहला सब पॉइंट है साम्राज्यवादी देशों का साम्राज्य विस्तार के लिए आपसी प्रतिस्पर्धा एवं हितों की टकराहट प्रथम विश्व युद्ध का एक आधारभूत कारण था। इस वाले पॉइंट का मतलब ये है कि जो भी कंट्री थी वो क्या कर रही थी? अपने उपनिवेश बना रही थी औद्योगिकरण के आने से। ठीक है, उनको अपना सामान बेचना था, अपनी अतिरिक्त जनसंख्या को बसाना था। तो क्या होता था कि जो स्टार्टिंग की जो कंट्रियां थी उन्होंने अपने उपनिवेश पहले बना लिए, और जो उनका इंडस्ट्रीज थी, उनकी जो फैक्ट्रियां थी वो वहां पर लग चुकी थी, और वो लोग माल बनाने लग गए थे, उनको सस्ते मजदूर मिल रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जब बाद में बाकी कंट्रियां उठने लगी, नई नई जो कंट्रियां थी वो जब समृद्ध होने लगी, उनके पास भी धन आने लगा, तो उनके अंदर भी ये लालच आया कि उनको भी किसी और देश को उपनिवेश बनाना चाहिए और अपना माल वहां पर बेचना चाहिए। तो इससे क्या हुआ? साम्राज्यवाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ी, या फिर आप कह सकते हैं कि उपनिवेश बनाने की प्रतिस्पर्धा बढ़ी। ठीक है, और इससे भी क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण था, क्योंकि क्या होता है जब दो धनी देश। सेकेंड पॉइंट है औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कल कारखानों को चलाने के लिए कच्चा माल एवं कारखानों में बनी वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी। फलस्वरूप साम्राज्यवादी शक्तियों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने एशिया और अफ्रीका में अपने अपने उपनिवेश बनाकर उन पर अधिकार कर लिया। ठीक है, बहुत आसान पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है जर्मनी और इटली जब बाद में उपनिवेशवादी दौड़ में सम्मिलित हुए तो उनके विस्तार के लिए बहुत कम
संभावना थी। अतः इन देशों ने औपनिवेशवादी विस्तार की एक नई नीति अपनाई। यह नीति थी दूसरे राष्ट्रों के उपनिवेशों पर बलपूर्वक अधिकार कर अपनी शक्ति को बहुत मजबूत करने की। बढ़ते आगे। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के पहले तक जर्मनी की आर्थिक एवं औद्योगिक स्थिति अत्यंत मजबूत हो चुकी थी। उसकी थल सेना तो मजबूत थी ही, अब एक मजबूत जहाजी बेड़ा का निर्माण कर अपने साम्राज्य का विस्तार तथा इंग्लैंड के समुद्र पर स्वामित्व को चुनौती देने के प्रयास में लग गया। कौन? जर्मनी। ठीक है, बहुत इजी पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है मोरक्को तथा बोस्निया संकट ने इंग्लैंड और जर्मनी की प्रतिस्पर्धा को और बढ़ावा दिया। मोरक्को और बोस्निया की जो संकट था उसने किसको किया? इंग्लैंड और जर्मनी की प्रतिस्पर्धा को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। बेटा देखो, इंग्लैंड जो है ना वही ब्रिटेन है, और जर्मनी भी चाहता था साम्राज्यवादी देश बनना, तो दोनों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। आपको तो पता ही है कि इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री है, एक महाशक्ति थी एक टाइम पर, जिसके लिए कहा जाता था कि कभी भी इंग्लैंड का सूर्य अस्त जो है नहीं होता। आगे बढ़ते हम। अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए जब पतनशील तुर्की साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से जर्मनी ने बर्लिन बगदाद रेलमार्ग योजना बनाई, तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने इसका विरोध किया। इससे कटुता बढ़ी। देखिए बच्चा, यहाँ पर क्या है, घृणा की भावना जो है वो बढ़ती जा रही है कि कैसे कैसे हर कंट्रीज के अंदर जो है वो ईर्ष्या की भावना, बदले की भावना, एक दूसरे को नीचे दिखाने की भावना जो है वो बढ़ रही थी। और बच्चा कनेक्ट कीजिए, ये सभी जो रीजन है ये प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के अंदर आते हैं, यही कारण है। ठीक है, तो हमारा 6 पॉइंट है सैन्यवाद। साम्राज्यवाद के समान सैन्यवाद ने भी प्रथम विश्व युद्ध को निकट ला दिया। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा एवं विस्तारवादी नीति को व्यवहार में लाने के लिए अस्त्र शस्त्र के निर्माण एवं उनकी खरीद बिक्री में लग गए। अपने अपने देशों की सुरक्षा के लिए सैनिक दृष्टिकोण से मजबूत होना आवश्यक हो गया। फलतः युद्ध ने नए अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया। राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग अस्त्र शस्त्र के निर्माण एवं सैनिक संगठन पर खर्च किया जाने लगा। उदाहरण के लिए फ्रांस, जर्मनी और अन्य प्रमुख राष्ट्र अपनी आय का 85% सैन्य व्यवस्था पर खर्च कर रहे थे। ध्यान रखिएगा बच्चा, 85% कहाँ जा रहा था? सैन्य व्यवस्था पर। अनेक देशों में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू की गई। सैनिकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि की गई। सैनिक अधिकारियों का देश की राजनीति में वर्चस्व हो गया। इस प्रकार पूरा यूरोप बारूद के ढेर पर बैठ गया। बस विस्फोट होने की देरी थी। यह विस्फोट 1914 में हुआ। बढ़ते आगे। उग्र राष्ट्रवाद। उग्र अथवा विकृत राष्ट्र भी प्रथम विश्व युद्ध का एक मौलिक कारण था। उग्र राष्ट्रवाद का मतलब बेटा, उग्र का मतलब आपको पता होगा जो बहुत ज्यादा मतलब गुस्से में जो चीज की जाती है उसे उग्र कहा जाता है। ठीक है, बहुत जोश में जो चीज की जाती है। तो उग्र राष्ट्रवाद का यहाँ पे तात्पर्य है कि हर राष्ट्र के अंदर एक बदलाव हो गया था कि हमें बस किसी भी तरीके से ना दूसरी कंट्री को तो हमसे आगे निकलने ही नहीं देना। तो सभी कंट्री के अंदर ये भावना जो है वो बैठ चुकी थी, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का एक मूलभूत कारण था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसका, यूरोप के सभी राष्ट्रों में इसका समान रूप से विकास हुआ। यह भावना तेजी से बढ़ती गई। समान जाति, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपरा के व्यक्ति एक साथ मिलकर रहें और कार्य करें तो इनकी अलग पहचान बनेगी और इसकी प्रगति होगी। ये क्या हुआ, ये हर कंट्री ने अपना जो है वो मानने लगे कि अगर हम अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे और एक साथ कार्य करेंगे तो शायद हम दूसरी कंट्री से आगे निकल सकते हैं। ठीक है, ये उनकी सोच है। पहले भी इस आधार पर जर्मनी और इटली का एकीकरण हो चुका था। बाल्कन क्षेत्र में यह भावना अधिक शक्तिशाली थी। बाल्कन प्रदेश तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत था। तुर्की साम्राज्य के कमजोर पड़ने पर इस क्षेत्र में स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ने लगी। तुर्की साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी के अनेक क्षेत्रों में स्लाव प्रजाति के लोगों का बहुमूल्य था। वह
अलग स्लाव राष्ट्र की मांग कर रहे थे। यहाँ पर भी क्या था कि एक अलग, जैसे कि मतलब पाकिस्तान की मांग की गई थी इंडिया से अलग मुस्लिमों के लिए, ऐसे ही जो स्लाव प्रजाति के लोग थे वो ऑस्ट्रिया हंगरी से अलग हटके एक क्षेत्र की मांग कर रहे थे, जो था कि वो चाहते थे कि स्लाव राष्ट्र हो एक अलग से। ठीक है, बढ़ते आगे। रूस का यह मानना था कि ऑस्ट्रिया हंगरी एवं तुर्की से स्वतंत्र होने के बाद स्लाव रूप से प्रभाव में आ जाएंगे, इसलिए रूस ने आखिरी स्लाव अथवा सर्व स्लाव आंदोलन को बढ़ावा दिया। इससे रूस ऑस्ट्रिया हंगरी के संबंध खराब हुए। देखो बच्चा, ऐसे ही क्या होता गया, एक दूसरे की बात ना मानी गई, भरोसा तोड़ा गया, इससे क्या हुआ, मन मुटाव जो है वो बढ़ता गया। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार सर्व जर्मन आंदोलन भी चला। सर्व चेक तथा पोल प्रजाति के लोग भी स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। इससे यूरोपीय राष्ट्रों में कटुता की भावना बढ़ती गई। ठीक है बच्चा, बढ़ते आगे। 8th पॉइंट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। अभाव का मतलब होता है कि ना होना, कोई भी चीज मतलब कमी होना। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। प्रथम विश्व युद्ध से पहले ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो साम्राज्यवादी सैन्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद पर नियंत्रण लगाकर विभिन्न राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। प्रत्येक राष्ट्र स्वतंत्र रूप से अपनी मनमानी कर रहे थे। इससे यूरोप की राजनीति में एक प्रकार की अराजक स्थिति व्याप्त हो गई। प्रथम विश्व युद्ध से बेटा देखो यूएनओ नहीं था। ठीक है बच्चा, यूएनओ प्रथम विश्व युद्ध के बाद आया। तो देखिए, अगर यूएनओ नहीं है, कोई ऐसी महाशक्ति नहीं है, अंतरराष्ट्रीय शक्ति नहीं है जो कि राष्ट्रों के बीच में अच्छे संबंध बना सके, तो क्या था, ऑब्वियस सी बात है कि प्रथम विश्व युद्ध तो होना ही होना था। ठीक है, देखिए बेटा, कनेक्ट कीजिए, हर चीज को आपस में जोड़िए, कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़ते हैं 9 पॉइंट की तरफ। जनमत एवं समाचार पत्र। बेटा देखिए, ये तो प्रथम विश्व युद्ध का ना बिल्कुल ऐसा कारण है ना कि भड़काऊ कारण है। आपको पता है समाचार पत्र आज के भी ऐसे हैं और उस टाइम के भी ऐसे ही थे। प्रथम विश्व युद्ध के लिए तत्कालीन जनमत भी कम उत्तरदायी नहीं था। प्रत्येक देश के राजनीतिक, दार्शनिक और लेखक अपने लेखों में युद्ध की वकालत कर रहे थे। वे युद्ध की वकालत कर रहे थे मतलब युद्ध का सपोर्ट कर रहे थे। पूंजीपति वर्ग भी अपने स्वार्थ में युद्ध का समर्थक बन गया। युद्ध के समर्थन में जनमत तैयार करने में सबसे बड़ा हाथ समाचार पत्रों का था। ठीक है, प्रत्येक देश का समाचार पत्र दूसरे राष्ट्रों के विरोध में झूठा और भड़काऊ लेख प्रकाशित कर रहा था। इससे विभिन्न राष्ट्रीय एवं वहां की जनता में कटुता उत्पन्न हुई। समाचार पत्रों के झूठे प्रचार ने यूरोप का वातावरण विषैला कर दिया और युद्ध को अनिवार्य बना दिया। ठीक है बच्चा, देखिए कितना ज्यादा मतलब इम्पैक्ट होता है हमारे न्यूज से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तत्कालीन कारण। बच्चा देखिए, तत्कालीन कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि उस समय की जो प्रेजेंट में जो चल रही थी वो कैसे कारण बने युद्ध के। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना ऑस्ट्रिया की युवराज आर्ट ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजोवा में हत्या। 28 जून 1914 को एक आतंकवादी संगठन काला हाथ से संबंधित सर्व प्रजाति के एक बोस्नियाई युवक ने राजकुमार और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे सारा यूरोप स्तब्ध हो गया। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को उत्तरदायी माना। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को धमकी दी कि वह 48 घंटों के अंदर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करे तथा आतंकवादियों का दमन करे। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की मांग को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके साथ ही अन्य राष्ट्र भी अपने गुटों के समर्थन में युद्ध में सम्मिलित हो गए। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। ठीक है बच्चा, निष्कर्ष। अतः कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व यह युद्ध एक महाविनाशकारी जो 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर
1918 तक चला। इसमें मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, इटली तथा केंद्रीय शक्ति जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया तथा अन्य देश शामिल थे। इसमें मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, इटली, इन सब देशों की विजय हुई। और बच्चा, आपको अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।